So hello guys, welcome back to our channel. Hope you are doing well. So guys, I hope कि आपको लास्ट वीडियो में नोटिस राइटिंग अच्छे से समझ आया होगा. अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. आज की वीडियो में हम सीखेंगे जॉब एप्लीकेशन लेटर, जो कि क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो जॉब एप्लीकेशन लेटर हम तब लिखते हैं जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. तो आपको पता ही होगा कि जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा एक अच्छा सा रिज्यूमे क्रिएट करना पड़ता है. तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट में. अगली वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. गाइस, इंग्लिश का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग का टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन लेटर. तो फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं. पहले सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस किसका एड्रेस होता है? जो लेटर लिख रहा है. मतलब अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगा, लेकिन अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे. कई बार क्वेश्चन में एड्रेस मेंशन नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड मेंशन होता है, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स. इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स का मतलब आपको सब कुछ खुद क्रिएट करना है जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया. अगर एड्रेस मेंशन नहीं है, ठीक है, तो आप एड्रेस खुद बनाएंगे. अगर हाँ, एक और चीज है, अगर हम जब लेटर टू एडिटर करते थे तब हम उस पर एग्जामिनेशन हॉल लिखते थे. हम यहाँ पे लिख सकते थे एग्जामिनेशन हॉल, लेकिन अब नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि जब हम बायोडाटा क्लिक करेंगे, बायोडाटा में भी एड्रेस लिखना पड़ता है, और बायोडाटा के एड्रेस में हम एग्जामिनेशन हॉल नहीं लिख सकते. तो इसलिए हमें इसमें इन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप. तो सेंडर एड्रेस के बाद डेट. डेट उस दिन की लिखी जाएगी जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है. रिसीवर्स एड्रेस किसका एड्रेस होता है? रिसीवर्स एड्रेस उसका एड्रेस होता है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, वो हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होता है, ठीक है. सब्जेक्ट हमेशा एक चीज लिख लेना, मतलब भूल के ही पी जाना, यही सेम चीज आएगी. अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ XYZ. मतलब कोई भी जॉब एप्लीकेशन में कोई भी पोस्ट आ जाए, आपको बस ये लिखना है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ डैश. अगर आपको पोस्ट मास्टर की है दी गई है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट मास्टर. अगर टीचर की, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर. अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ये लाइन हमेशा सेम रहेगी. इसके बाद और इन सब चीजों में एक एक लाइन छूटेगी, और ये हमेशा चीजें लेफ्ट साइड आएंगी. ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है. एक लाइन छोड़ के फिर रिस्पेक्टेड सर मैम. सर ओब्लिक मैम इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कि वहां का मैनेजर या वहां का प्रिंसिपल, कोई भी जो ओनर है वो मेल है या फिर फीमेल है, इसलिए सर मैम दोनों. इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको कंटेंट चालू कर देना है. कंटेंट एज पर क्वेश्चन आता है. कुछ लाइन सेम होती है, वो मैं आपको क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन वाली वीडियो करेंगे तो वीडियो देखेंगे, उसमें आपको कराएंगे, ठीक है. कंटेंट के बाद दो लाइन या फिर एक लाइन छोड़ के हमारा बायोडाटा आता है. बायोडाटा, बच्चों की गलती बायोडाटा में ही होती है. अगर आप बायोडाटा अच्छे से क्रिएट नहीं करेंगे, अगर आप अपना अकेडमिक क्वालिफिकेशन या फिर रिज्यूमे अच्छे से क्रिएट नहीं करेंगे, तो आपका जॉब एप्लीकेशन, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, कभी भी. और हाँ, एक चीज और, आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखते हुए कभी भी अपने आप को अनएम्प्लॉयड नहीं दिखाना है. अगर आप हो भी अनएम्प्लॉयड, तब भी आपको अनएम्प्लॉयड नहीं दिखाना है. क्यों? क्योंकि इस पे बैड इंप्रेशन पड़ता है. मैनेजर का बैड इंप्रेशन आप पे पड़ता है, कि वो सोचेगा कि आप अनएम्प्लॉयड क्यों हो. भले ही उसमें आपकी गलती हो या ना हो, या फिर आप अपनी चॉइस से अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन उसके ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ेगा कि आप अनएम्प्लॉयड क्यों हो. तो इसलिए कभी भी अपने आप अनएम्प्लॉयड नहीं दिखाना है, चाहे आपको झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, ठीक है. और हाँ, रिज्यूमे में हमेशा झूठ ही बोलना है. सच बोलोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है. अब बायोडाटा. सबसे पहले नेम. इन्वेंट नेसेसरी डिटेल. अगर क्वेश्चन में नेम है मेंशन तो आप नेम लिखेंगे. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स, मतलब आप अपने आप बनाएंगे. मदर्स नेम. हाँ, आजकल पहले फादर्स नेम इंपॉर्टेंट होता था हर चीज में, फादर्स नेम. लेकिन अब सिर्फ मदर्स नेम चलता है. पहले फादर्स का नेम चलता था, अब सिर्फ मदर्स नेम, इसलिए मदर्स नेम. आप फादर का भी नेम लिख सकते हैं, बट आई बिलीव अगर आप मदर्स नेम लिखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से प्रेजेंटेबल बनेगा. उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमेशा आपको खुद इन्वेंट करनी पड़ती है. आपको कभी भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती. सो आई बिलीव आपको एक डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, ईयर. आप एक ईयर लिख लेना, 1998. क्योंकि 1998 अगर आप ईयर लिखेंगे तो आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा.
2012 में वो ट्वेल्थ टेंथ करेगा, 2014 में वो ट्वेल्थ करेगा, आगे एंड सो ऑन। क्योंकि अगर आप अलग अलग डेट्स में जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। और अगर आप इसमें एक गलती कर देंगे, कई बच्चे करते हैं, मतलब 10 साल का गैप ले लेते हैं अपनी मर्जी से। मतलब अगर कोई बच्चा 2000 का बॉर्न है, 2010 में वो टेंथ क्लियर कर रहा है, कई बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब क्या पैदा होते स्कूल चले गए थे? नहीं। तो इसलिए आपको प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है। तो ये ईयर हमेशा याद रखना, आप जब भी क्वेश्चन करोगे 1998, ठीक है, क्योंकि 2012 में वो ये करेगा, टेंथ करेगा, 2014 में वो ट्वेल्थ करेगा, आगे उसके जो कोर्सेज जो भी क्वेश्चन मेंशन होंगे एज पर क्वेश्चन के पोस्ट के हिसाब से आप अपने कोर्सेज करेंगे, ठीक है। एड्रेस, जैसे हमने एड्रेस पूछा और बताया था, पढ़ा था अभी, सेंटर एड्रेस, वही एड्रेस यहाँ पे लिख देना। फोन नंबर, इनवेंट नेसेसरी डिटेल्स, ईमेल, इनवेंट नेसेसरी डिटेल्स, और नेशनैलिटी। कई बच्चों को नेशनैलिटी समझ नहीं आता होगा। नेशनैलिटी का मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ की नेशनैलिटी है आपकी। तो ऑफ कोर्स इंडियन, इंडियन, तो नेशनैलिटी हमेशा इंडियन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से अगर आपका पेज यहीं पे भर जाता है तो नेक्स्ट पेज से अकेडमिक क्वालिफिकेशन। अकेडमिक क्वालिफिकेशन, अकेडमिक क्वालिफिकेशन का मतलब आपके पास कौन कौन सी डिग्रीज है, आपके पास कौन कौन से रिपोर्ट कार्ड्स है आपके रिज्यूमे को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा बॉक्स में आता है, बॉक्स के ऊपर ये सारे पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर, एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज और ईयर ऑफ पासिंग, फर्स्ट, टेंथ, सीबीएसई, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में हम क्या लिखेंगे, सीबीएसई, सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई, सीबीएसई, टेंथ ट्वेल्थ में सीबीएसई, सीबीएसई। परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग मैंने बता दिया है, एक एजम्पशन वाला, 1998 में वो बॉर्न है, 2012 में वो टेंथ क्लियर करेगा, 2014 में वो अपनी, सॉरी 2010 में वो टेंथ क्लियर करेगा और 2014 में वो ट्वेल्थ क्लियर करेगा, एजम्पशन, ठीक है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, फाइव, हमेशा फाइव क्वालिफिकेशन आनी चाहिए अपने, अगर आपको रेज्यूमे को अच्छा दिखाना है, अगर आपको क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स चाहिए तो वो जो बाकी की तीन जो पोस्ट हैं, और मतलब ग्रेजुएशन है और कोर्सेज है, वो आपके एज पर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको बनाने सीखने हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको अपना रिज्यूमे का अपना मतलब सब कुछ आपको बता देना अपने बारे में, ठीक है। हमारे बॉक्स में बंद हो गया ये। उसके बाद एडिशनल स्किल्स, एडिशनल स्किल्स में मैं कहूंगा आप एक लाइन और घोल के पी जाइए, वो है कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स, क्योंकि कंप्यूटर स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है जो हर चीज में रिक्वायर होती है, हर चीज में रिक्वायर। उसके बाद आप अगर क्वेश्चन में कई बार मेंशन भी होता है एडिशनल स्किल्स, ये एडिशनल स्किल्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो भी आप एक अपनी तरफ से लिखेंगे कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज इज नोन, लैंग्वेज इज नोन में आप एक नेटिव लैंग्वेज मतलब हिंदी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है अगर आपको और लैंग्वेजेस आनी चाहिए या दो दो से ज्यादा आनी चाहिए तो आप वो लिख दोगे, लेकिन ज्यादा बढ़ा चढ़ा के फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज नहीं, हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज अगर दी गई है, मतलब अगर रिक्वायर है तो, वरना हिंदी और इंग्लिश तो होनी चाहिए। एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा, अपने आप को कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं दिखाना है। मिनिमम टू, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप अपने आप को मिनिमम एक साल का एक्सपीरियंस तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, चाहे आप किसी भी चीज का दिखा दें लेकिन दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है, मतलब मान लो अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आप अगर अभी अनएम्प्लॉयड है लेकिन आप अपने आप को अनएम्प्लॉयड नहीं दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, करेंटली वर्किंग एज XYZ इन अ रेप्यूटेड डैश, इन अ रेप्यूटेड कंपनी, इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सैलरी, सैलरी में एक और लाइन खोल के भी जाइए, एज पर मार्केट ट्रेंड्स या फिर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, क्योंकि आप कभी अपनी सैलरी फाइनलाइज नहीं करते हैं, आपकी सैलरी कौन फाइनलाइज करता है, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यही लाइन लिखेंगे, एज पर मार्केट ट्रेंड्स या फिर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। अगर आप ये लिखेंगे तो मतलब ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई काम करने के लिए आ रहा है, अगर वो बोलेगा मेरे को 20,000 चाहिए, तो आप तो अपना ही पॉइंट रखोगे ना कि नहीं मैं तो 10,000 में ही नौकरी दूंगा। तो यही चीज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हॉबीज, हॉबीज में डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुछ भी,
कुछ भी लिख देना है। रेफरेंस, अब रेफरेंस कई बच्चों को रेफरेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप रेफरेंस दे रहे हो कि अपने बारे में, मेरे मेरे बारे में आप इनसे पूछ सकते हो। तो आई बिलीव रेफरेंस आपको पहला अपने स्कूल के प्रिंसिपल का देना चाहिए। ठीक है, पहला रेफरेंस, दो रेफरेंसेस देने होते हैं। पहला रेफरेंस अपने स्कूल के प्रिंसिपल का। रेफरेंस कैसे देते हैं? नाम, मिस्टर, फॉर एग्जांपल मिस्टर मिस्टर एक्स वाई जी। ठीक है, उसके नीचे अगली लाइन में प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश कॉलेज या फिर डैश स्कूल। ठीक है, उसके नीचे उसका फोन नंबर। बस ये 3 लाइन का रेफरेंस होता है। और आई बिलीव आप मेरा मानना ये है कि आपको पहला अपनी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल का देना चाहिए, और दूसरा जहाँ पे आप अगर काम कर रहे हैं उसका, उसके मैनेजर का, या फिर उसके कोई भी कोवर्कर का। क्योंकि अगर ऐसे सीक्वेंस वाइज चलते हैं ना, तो आपका रिज्यूमे भी अच्छा बनता है और आपका क्वेश्चन भी अच्छा बनता है, मार्क्स भी मिलेंगे, और 12th के बाद जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे उसमें भी हेल्प करेगा। उसके बाद लास्ट में आता है डेटेड। डेटेड तब लिखते, डेटेड का मतलब होता है जिस डेट में आपने फाइनलाइज करा है। जो डेट यहाँ पर आएगी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, वही डेट यहाँ पर भी वही डेट आएगी। तो हमारा फॉर्मेट कंप्लीट होता है। आई बिलीव आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।